नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जी हैं, जिनके साथ हम सांप्रदायिकता के बढ़ते चरम पर और नए सरकार के चरित्र पर बात करेंगे। हेलो तीस्ता, आपने देखा है कि जब से ये नई सरकार सत्ता में आई है, सांप्रदायिक दंगों की एक बाढ़ सी देखने को मिली है। 600 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं और कई जगह छोटी छोटी हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। प्रधानमंत्री ने इन सभी चीज़ों पर चुप्पी साध रखी है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जब से नई सरकार सत्ता में आई है, तब से सांप्रदायिक ताकतों को एक खुली छूट मिल गई है? न सिर्फ खुली छूट मिली है, मगर एक आधार उनको बन गया है कि सरकार के ज़रिए जो बहुमत से बनी गई सरकार है, जिसमें आपकी लोकसभा में बहुमत की उनकी संख्या है, उससे आपको कोई टिप्पणी नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो हमारी जो जमहूरियत है, लोकशाही है, उसके सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो सांप्रदायिक हिंसा और इलेक्शंस को लेकर जो संबंध बनाए गए हैं, जब भी कोई भी राज्य में या हमारे देश में कोई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन या राज्य का इलेक्शंस आता है, तब आप देखेंगे कि सांप्रदायिकता बढ़ती जाती है। इनका आधार ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फाउंडेशन है और जो एक फिरकापरस्त सोच का एक संगठन है, वो चाहता है कि सांप्रदायिक दंगे के ज़रिए एक आवाम में, जनता में एक पोलराइजेशन हो, मानसिक और शारीरिक, मतलब फिज़िकल भी और मानसिक भी, ताकि जिस वक्त वो इंसान वोट डालने जाए, वो अपने आप को हिंदू मान के वोट डाले। तो जैसा कि हमने देखा, एक लगातार प्रोसेस चला आ रहा है। शिक्षा के भगवाकरण की भी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस के दिन बच्चों से सीधी बात कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान को इतने बड़े तरीके से लागू किया जा रहा है। तो एक हम ये कहें कि अब बीच की जो एक स्तर, एक लेवल हुआ करता है डेमोक्रेसी का, वो हमारे पास रह नहीं गया है। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ले रहे हैं और उसे सीधे नीचे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बिना किसी लोकतांत्रिक उस पर चर्चा के, बिना किसी लोकतांत्रिक ढर्रे को फॉलो किए हुए। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस देश ने एक नेता नहीं, एक तानाशाह चुन लिया है? नहीं, अब फ़िलहाल तो मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अभी भी मानती हूँ कि हमारे जो लोकशाही में जो इंस्टीट्यूशंस है लोकशाही के, डेमोक्रेसी के, चाहे वो आपकी जुडिशरी हो या दूसरे चेक्स एंड बैलेंसेस हो, अभी उनके सामने एक चुनौती है। कोशिश ये ज़रूर की जा रही है कि एक तानाशाह को, एक राजा को अपनी प्रजा के साथ बात करने की हम एक शक्ल देख रहे हैं कि वो राजा और प्रजा जब मन की बात कहे स्वच्छ अभियान के बारे में, तो जो वो मेटाफर यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ सड़क, अस्पताल और मंदिर, वो धर्मस्थल नहीं कहेंगे, वो मंदिर कहेंगे। तो इस तरह का बहुसंख्यकवाद एक भाषा में, सरकारी भाषा में आ गया है। वो जो मैं मानती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब यही मतलब देश के प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए हैं, वो जब नेपाल जाते हैं, तो वहाँ के मंदिर में, आपके मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं। जो रुद्राभिषेक के खर्चा जो है, वहाँ के संदल, 250 किलोग्राम संदल और असली घी का खर्चा 4,90,60,000। तो वो 4,90,60,000 कहाँ से दिया, किसने दिया, कि वो प्रधानमंत्री के अकाउंट से गया है या कोई दूसरे अकाउंट से गया? ये सवाल लोकशाही में पूछना और सदन में पूछना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात की है, तो हमने देखा है जब ये सांप्रदायिक हिंसा होती आई है, तो जो एक निचला तबका है समाज का, जातिगत ढांचे में, उसको अक्सर ही ये ताकतें इस्तेमाल करती रही हैं इनके बिहाफ पे एक जंग लड़ने के लिए। हमने त्रिलोकपुरी में भी अभी देखा है कि जहाँ ये दंगे हुए, बेसिकली ये दलित बाहुल्य इलाका था। तो आप इसको, इन सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? 17-18 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये पाया कि सिर्फ ब्राह्मणवाद ताकत बन के वो ये देश पे राज नहीं कर सकते, तब उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने जो संतों के लिस्ट में डाल दिया। और उसी वक्त वो बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ लिखा है, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लिखा है, जिनकी रिडल्स अगेंस्ट हिंदुइज्म अगर आप पढ़ेंगे, तो आज भी जो ऊपरी तबका हिंदू है, उसका खून खौल सकता है। कि उन्होंने रामायण का जो जिक्र किया है, राम सीता का जो जिक्र किया, रिडल्स अगेंस्ट हिंदुइज्म, कोशिश की थी शिवसेना ने 1988 में वो किताब को बैन करवाने की, मगर दलितों ने उनका विरोध किया। आज वही दलित हिंदुत्व के लिए खड़ा हो जाता है। मगर चुनौती दोनों के लिए है, दलित समाज की लीडरशिप के लिए भी है और माइनॉरिटी के समाज के भी लीडरशिप के लिए, क्योंकि जातिवाद जो है वो हमारे माइनॉरिटीज़ में भी है। तो जब तक ये बहुजन एक अपनी संख्या, जो हम मानते हैं मेजॉरिटी ये देश में है, बहुसंख्यक है, वो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ को देखकर नहीं बढ़ेगी, चाहे वो दलित
एक तरफ हो या माइनॉरिटीज़ एक तरफ हो, क्योंकि आज हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में भी जातिवाद बहुत है और हमारी दलित भाई बहन भी हिंदुत्ववादी के तरफ खींचे जा रहे हैं। तो दोनों तबकों में प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ बढ़ाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इन सब मुद्दों से अलग हटते हुए, क्योंकि आपने गुजरात में बहुत सारा काम किया है, गुजरात दंगों के बाद काम किया है, अभी हमने देखा है जो गुजरात दंगों के मुख्य आरोपी थे जैसे बाबू बजरंगी हो गए, माया कोडनानी, इन सबको जमानत मिल गई है। तो एक तरीके से आपको क्या लगता है इस नई सरकार के आने के बाद हमें कुछ न्याय की उम्मीद करनी चाहिए कि ये न्याय अब शायद नहीं? देखिए, हम और हमारे संगठन ने जो गुजरात में दंगों तो नहीं कहूँगी, मैं जनसंहार कहूँगी, नरसंहार कहूँगी उसको, उसके बाद जो काम किया उसकी वजह से 122 लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिली। जो भी हमें मिला 12 साल में वो हमने कोर्ट कचहरी से मिला है। हमें आज भी शिकायत है हमारे राजनीतिक दलों से जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं कि जिन दम से और जद्दोजहद से उनको सांप्रदायिकता को खिलाफ और मोदी के खिलाफ सड़कों पे लड़ना था, उतना नहीं लड़ा जितना कोर्ट कचहरी ने और हमें वो जजमेंट मिले। तो आज भी हमें जुडिशरी से उम्मीद है, क्योंकि माया कोडनानी को बेल जुलाई महीने में गुजरात हाई कोर्ट ने ज़रूर दी, वो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है, अगले हफ्ते आएगी केस, मगर बजरंगी को वो बेल रिफ्यूज़ हुई है हाई कोर्ट में। तो मैं मानती हूँ चुनौती लोकशाही इंस्टीट्यूशंस के लिए है, सबसे बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन और ये देश की न्यायाधीश जुडिशरी के होने जैसे इमरजेंसी में हुआ था। अभी हम जब देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता और का जो सिद्धांत है वो बहुत खतरे में है और ऐसा एक शासक हमारे ऊपर बैठा हुआ है, तो हम आगे का जो रास्ता है वो किस तरीके से तय करेंगे ताकि हम इस तानाशाही के खिलाफ जो शायद आ सकती है कभी, एक आवाज़ बुलंद खड़ी कर सकें? हम अलग अलग स्तर पे जो तालीम शिक्षण को लेकर, कानून कार्रवाई को लेकर, संगठन बांधने को लेकर जो काम हो रहे हैं उसको हम बहुत ही डट के करते रहें। ये तो पहली बात कि हम जो करते हुए काम है उसको न छोड़ें, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, जहाँ हो सके वहाँ पे हम अलायंसेस बांधें, क्योंकि मैं मानती हूँ सबसे बड़ी चुनौती ये दौर की एक्सट्रीम राइट विंग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, निजीकरण के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उठाना और सांप्रदायिकता के खिलाफ। आज तक ये दोनों लड़ाई पैरेलल में चलती रही है। मैं मानती हूँ ये दोनों लड़ाइयों को साथ में बैठ के एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड व्यू ढूंढना पड़ेगा और ये हो सकता है, बिल्कुल हो भी रहा है। लोग इस तरह सोच भी रहे हैं कि रिसोर्सेज के खिलाफ जिस तरह आप ये सरकार, सांप्रदायिकता की आप बात छोड़ दें, लैंड एक्विजिशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो ये सरकार बदलने वाली है वो चाहती है कि जनता और आवाम से वो ताकत निकाल दे कि वो सरकार का विरोध करें। तो इसके ऊपर भी हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। लेबर राइट्स जो जा रहे हैं, जो 150 साल से जो लेबर मूवमेंट ने जो लड़ के अपने आप की थोड़ी सिक्योरिटी की, वो आपने एक स्ट्रोक में राजस्थान सरकार ने निकाल दी और भारतीय सरकार निकालने की कोशिश में है। तो आज भी हमारा जो लेबर फोर्स है सिर्फ 7% ऑर्गेनाइज्ड है, 93% अनऑर्गेनाइज्ड है, मगर क्या हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि नहीं? हम जो सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको वहाँ भी उठाना चाहिए, अलायंसेस बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस ये देश में ज़रूर पैदा होगा। शुक्रिया तीस्ता। एक पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे कि आंदोलन और गठबंधन ही आगे का रास्ता है। धन्यवाद।